सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, ये इंडियन पॉलिटी का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 10-15 मिनट की ही वीडियो रखेंगे। 10-15 मिनट इसको मैं पार्ट वाइज लगा दूंगा। इसमें आपका कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, लास्ट में मैंने 10 क्वेश्चन भी रखे हैं। ठीक है, वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ABCD MCQ फॉर्म में। ठीक है, और कमेंट में अगर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझो, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, ऐसे आपको लिखना भी है। अगर आपने लेक्चर पूरा अटेंड किया है तो, नहीं अटेंड किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज इंट्रोडक्शन लेक्चर ये है, तो उसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहला लाइन आता है, फादर ऑफ पॉलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फादर ऑफ पॉलिटी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ पॉलिटी बोला जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, ये हमारे एरिस्टोटल भैया हैं। ठीक है, इनको हम लोग फादर ऑफ पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला था मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, मैन बाय नेचर एक पॉलिटिकल आदमी है। ठीक है, मैन पॉलिटिक्स हरदम, अभी आप आसपास भी देखते होंगे लोग पॉलिटी भी, मतलब आपस में जो चीजें बात करते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही होती है। ठीक, मैन बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। ठीक है, अब पॉलिटी जो है कौन से वर्ड से आया है? पॉलिटी आया है हमारा ग्रीक वर्ड पॉलिटिका से। ठीक है, ग्रीक वर्ड पॉलिटिका, इसका मतलब होता है अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट। अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट। अफेयर्स मतलब क्या होता है समझो, वो वाले नहीं जो आप समझ रहे हो। देखो अफेयर्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा करंट अफेयर, सुने होगे। करंट अफेयर मतलब क्या होता है, जो करंट में जो न्यूज चल रही है हमारी, समझ में आ रहा है? तो सेम चीज वही है, अफेयर्स ऑफ द सिटी स्टेट मतलब सिटी में कौन से हमारी कैसी चीजें फंक्शन कर रही हैं। ठीक है, उनका क्या मैकेनिज्म है, तो उसी का मतलब पॉलिटी का मतलब यही होता है। तो आपको इस स्लाइड में खाली इतना याद रखना है कि फादर ऑफ पॉलिटी किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। दूसरी चीज, ठीक है एक मिनट, दूसरी चीज बोला जाता है ये पॉलिटी कौन से वर्ड से है? पॉलिटी का वर्ड से। ठीक है, बस इतना याद रखना, उसका मतलब याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक कंट्री का सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ, इसका मतलब क्या है? इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई कानून देश में नहीं हो सकता। दूसरी चीज, इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर, मतलब एक देश का स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे उस देश में हमारा लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, स्टेट असेंबली होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बताता है। दूसरी चीज पावर्स, पावर्स मतलब समझो एक MLA है, एक प्राइम मिनिस्टर समझो, एक प्राइम मिनिस्टर तो एक ही होगा, समझो एक MLA एक प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होती है, MLA के पास कम पावर होती है। ये पता कहाँ से चलता है, ये मेंशन कहाँ है ये चीज? कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको खाली बता रहा हूँ। दूसरी चीज, फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन होंगे, जैसे आपसे वो टैक्स लेगी, ठीक है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो फंक्शन क्या होंगे? दूसरी चीज, राइट्स ऑफ पीपल, आप लोगों के राइट्स क्या होंगे? जैसे आपको वोटिंग का राइट है, समझ में आ रहा है? इंस्टा पे स्टोरी बनाने का राइट है। अब समझो कल को गवर्नमेंट पास कर दे कि आप स्टोरी नहीं लगा सकते, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज मेंशन हो जाए तो आपको नहीं, जैसे किसी किसी देश में बैन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे राइट्स आपको मिलते कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आया? या हम लोग सिंपल वर्ड में बोले, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। उसमें रूल्स लिखे गए कि एक देश को कैसे चलाना है। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन मैंने बोला, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। खाली आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो आपको पता तो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बस ये डेफिनेशन उसलिए लिखा गया है, ये कहीं नहीं पूछा जाता आपको। कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आया क्या है? आपको खाली इतना याद रखना है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं? एरिस्टोटल को। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स किस वर्ड से आया है? पॉलिटिका वर्ड से आया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना कैसे था? देखो ऐसा तो नहीं होगा ना एक दिन सुबह सब लोग उठ गए, बोलते चलो आज सुबह हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने का एक प्रोसेस हुआ होगा। ठीक है, तो क्या प्रोसेस था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ आती है हमारा, सबसे पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी वो हमारे थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला था हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए थ्रू स्वराज बिल। ये स्वराज बिल लेके आए थे। ठीक है, 1895 में, इन द ईयर 1895। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात किसने की थी? कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर की थी। ठीक, बहुत लोग MN रॉय इसका आंसर टिक कर देंगे, जो नहीं होगा मैं आगे बताता हूँ क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1895 में, थ्रू स्वराज बिल। ठीक है, समझ में आया? दूसरी चीज फिर से आई हमारी नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट आई, ये 1928 में आई। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। इट वाज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बाय इंडियंस। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। उसमें बोला गया कि हम लोग इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं थ्रू बाय इंडियंस, मतलब उसमें इंडियन लोग ही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक आदमी थे, ये देख रहे होंगे आप, MN रॉय। इनका आप चेहरा देख लो,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। इन्होंने क्या बोला कि सब लोग तो बोल रहे हो कि हम लोग ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बनाते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे कैसे? एक काम करो, पहले कुछ ग्रुप बना लो। ग्रुप मतलब कुछ लोगों को शामिल करो जिनको कुछ नॉलेज हो, ठीक है, तब तो जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। ठीक है, ऐसा ऐसा तो होगा नहीं कुछ भी लिख दोगे। तो इन्होंने बोला हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात सबसे पहले किसने की थी? एम एन रॉय ने। कब किया था? 1934 में। समझ में आया? उसके बाद आईएनसी, आईएनसी मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। दे ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1935। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने 1935 में डिमांड किया कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब बेसिकली कुछ लोगों का ग्रुप होगा जो लोग मिलके फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो समझ में आया? सबसे पहले हमारा स्वराज बिल आया। कब आया? 1895 में। ठीक है, कौन लेके आया? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बस पहली चीज ये याद रखनी। दूसरी चीज हमारी नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। ठीक है, उसके बाद कब आई? क्या चीज आई? एम एन रॉय। एम एन रॉय, ठीक है, इन्होंने बोला हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ये बात कब बोला इन्होंने? 1934 में। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने भी बोला कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए 1935 में। तो देख रहे हो 1895 से स्टार्ट हुआ था, 1935 तक अभी तक खाली डिमांड ही चल रहा था। ठीक है, तो आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी। ठीक है, ये सारी चीजें होती गई। अब ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, अब देखो बहुत सारे रीजन थे, ब्रिटिशर्स एग्री क्यों किए कि हाँ ठीक है आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। अलग अलग रीजन है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी खाली मैं बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर इसको रख रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है हम आपकी हेल्प करते हैं। उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एक कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन मतलब बेसिकली ये 3 लोगों का एक ग्रुप था, 3 मेंबर्स का। ठीक है, उन्होंने बोला ये 3 लोग आपकी मदद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो पूछ लिया जाता है कैबिनेट मिशन आया कब था? तो ये आया था 1946। 1946 ड्यूरिंग वायसरॉय लॉर्ड वेवेल। ठीक है, कैबिनेट मिशन का ईयर पूछा जाता है तो वो कब आया था? 1946 कब आया था? उस समय वायसरॉय कौन थे इंडिया के? लॉर्ड वेवेल। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसमें ना 3 लोग आए थे। अब तीनों लोग के नाम बहुत अजीब-अजीब है। एक है स्टैफर्ड क्रिप्स, एक है पैट्रिक लॉरेंस, एक है एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब ये नाम तो याद होगा नहीं, इससे बढ़िया आप याद कर लो स्पा। एस से स्टैफर्ड क्रिप्स, पी से पैट्रिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, आप स्पा याद रखो, आपको एसपीए दिख जाएगा सेंटेंस में कहीं, और ये क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर ये सारे वर्ड दिख जाएंगे, आप टिक कर लो जाओगे, क्योंकि देखो एमसीक्यू एग्जाम है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, बस आपको देखना है कौन सा राइट है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले कैबिनेट मिशन वाले लोग हैं। ठीक है, ये तीनों जो ये देख रहे हो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे डिसाइड हो गया कि बनना है। ठीक है, अब कौन से लोगों को शामिल किया जाएगा? तो उसके लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन नवंबर 1946। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन करवाए गए। कब? नवंबर 1946 में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये आप देखोगे ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, और ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, और भी लोग हैं, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले लोग हैं। ठीक है, ये रियल फोटो है। अब देखो क्या हुआ, हमारी पहली मीटिंग हुई। अब फर्स्ट मीटिंग कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 9 दिसंबर 1946। इलेक्शन कब हुआ था? नवंबर 1946 में। और फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ ना, जब आया तो ठीक है, जब पहली मीटिंग हुई तो किसी को तो हेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हेड किसको बनाया जाए? तो उस समय एक आदमी थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये सबसे उस समय समझो ओल्ड एज आदमी थे, सबसे ज्यादा एजेड आदमी यही थे, सबसे ज्यादा उम्र इन्हीं की थी। इनको टेम्पररी बेसिस पे इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछेंगे या फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट पूछेंगे तो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमारी सेकंड मीटिंग हुई। सेकंड मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946। ठीक है, इस समय प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दूं, ठीक है, ये जो थे ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे, और यही लास्ट तक भी प्रेसिडेंट, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट यही रहे, और आगे चल के ये इंडिया के भी प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकंड मीटिंग कब हुई? 11 दिसंबर 1946, जस्ट 2 दिन बाद। और उस समय इंडिया को मिल गया हमारा फर्स्ट इसका प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बहुत लोग प्रेसिडेंट याद कर लेते हैं, आप लोग याद करो वाइस प्रेसिडेंट भी, क्या पता पूछ लेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी जो थे उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, उस समय प्रेसिडेंट बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है,
उसी समय एक ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन क्या आया था ये मैं बाद में बताता हूँ, मतलब ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी खाली इतना याद रखो। ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन लेके आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर की भी जरूरत है, ठीक है। तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का काम किया था सर बी एन राव ने। जो बी एन राव थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इसमें टोटल मेंबर कितने थे ये बात कर लेते हैं। तो टोटल मेंबर थे 389। टोटल इसमें 389 लोग थे, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसमें सारे लोग तो नहीं है। तो टोटल मेंबर कितने थे 389। अब देखो ये 389 तो आपको पहली चीज याद रखनी है, टोटल इसकी स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पर अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक थे 296 ब्रिटिश इंडिया से। अब मैं ब्रिटिश इंडिया वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो उस समय इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर में था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया। दूसरी चीज अलग थे 93 मेंबर्स। 389 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक थे 296 मेंबर्स, एक थे 93 मेंबर्स। अब ये 93 मेंबर्स कौन थे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब जो यहाँ के राजा वगैरह थे, ठीक है। अब देखिए वो लोग, ये जो 93 सीट्स थी ना ये लगभग खाली थी, ठीक है। क्यों, इट रिमेन अनफिल्ड एज दे स्टेड अवे फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी क्यों थी, इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए। समझ में आ रहा है। अब डेमोक्रेसी एक राजा क्यों चाहेगा, अगर डेमोक्रेसी आ गई तो राजा का राजपाट चला जाएगा। तो ये जो 93 सीट्स थी ना ये ऑलमोस्ट अनफिल्ड थी, ये लोग क्यों खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है। हार्डली इसमें 15-20 मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट किया था, वो भी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। मेन थे ये 296 लोग, इन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बनाया, ठीक है। अब इस 296 को फर्दर दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आता है 292 मेंबर्स, एक आता है 4 लोगों का ग्रुप, ठीक है। तो आप खाली ये 4 लोगों का ग्रुप याद रखो। 296 में से 296 -4 कर देना, बाकी जो बचा रहेगा ये इधर ब्रिटिश प्रोविंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो 389 टोटल मेंबर थे, उसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया से थे और 93 जो थे प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है। अभी ये 296 जो थे, 296 में से 292 जो है ब्रिटिश प्रोविंस से थे, ठीक है। समझो ये इंडिया का मैप है, ऐसे सब एक रफली बना दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, समझो ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है। अब मान लो अभी ऐसे ना ये अलग अलग जगह से ऐसे 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 लगभग 292 लोग चुन के आए थे, ठीक है। बाकी 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन कौन सी थी, एक थी हमारी दिल्ली, एक थी अजमेर, एक थी कुर्ग, एक थी ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है। अगर आपने धुरंधर मूवी देखी होगी तो उसमें जो ये रहमान द कैथ, ठीक है, ये जो क्या नाम इनका, अक्षय खन्ना, ठीक है। तो ये बलोच का ही कैरेक्टर निभाए थे। तो ब्रिटिश बलूचिस्तान ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो ये 4 जगह हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर आती है। तो टोटल मेंबर्स कितने थे 389। 389 को फर्दर हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 296 पार्ट में। और इसमें टोटल कितने थे 93 लोग प्रिंसली स्टेट से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ था ना, सीट्स अलॉटेड रफली टू ईच वन रिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। नहीं समझा होगा बताता हूँ। देखो मान लो दो सिटी है, एक सिटी एक्स है, एक सिटी वाई है, ठीक है। क्या हुआ ना, हर 10 लाख लोगों पे एक सीट दी गई थी। यहाँ मैंने बताया ना टोटल कितने मेंबर्स थे, ब्रिटिश प्रोविंस से 292, टोटल 292 सीट्स दी गई थी। कहाँ से कितने लोग चुन के आएंगे, जैसे अगर किसी एरिया में 10 लाख लोग हैं तो उनको एक आदमी रिप्रेजेंट करेगा। समझो सिटी एक्स में 10 लाख लोग हैं तो वहां से एक लोग चुन के आएंगे। अब मान लो सिटी एक्स में 20 लाख लोग हैं तो यहाँ से दो लोग चुन के आएंगे, इनको दो सीट मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसा समझो कि अगर सिटी एक्स में 5 लाख लोग हैं और सिटी जो वाई है ये एक्स है, और सिटी वाई में समझो 6 लाख लोग हैं, ठीक है। या छः नहीं, इसको भी समझो 5 लाख लोग हैं। तो अब ये दोनों मिला के 10 लाख हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो सिटी एक्स और सिटी वाई दोनों से मिला के सिर्फ एक ही आदमी जाएगा, समझ आ रहा है। तो उस समय कैसा था कि हर 10 लाख लोगों पे एक सीट, और 20 लाख लोगों पे, अब 20 लाख हो गए तो 2 सीट, 30 लाख लोग हो गए तो 3 सीट। ऐसे ऐसे डिवाइड किया गया था टोटल 292 सीट्स को, ठीक है। अब सीट डिस्ट्रीब्यूट कैसे किए गए थे, सीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3, ठीक है। 3 लोगों में, मतलब 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। पहला था मुस्लिम, दूसरे थे सिख लोगों के ग्रुप में, तीसरे थे जनरल। इस जनरल में सब लोग आ गए, देखिए। तो सीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 ग्रुप्स, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने देखो अमॉन्ग वर्ड लगाया, अगर मैं यहाँ बिटवीन लगा देता तो रॉन्ग हो जाता। पर क्यों रॉन्ग होता, अगर किसी को पता रहेगा तो बता देना। सीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग और बिटवीन, ठीक है। अब इधर अमॉन्ग वर्ड क्यों यूज हुआ है, बिटवीन क्यों नहीं, अगर किसी को पता रहेगा तो कमेंट वगैरह में बता देना, क्लियर है। तो सीट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 लोगों में, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ठीक है। अब वोटिंग का उस समय मेथड क्या था, वोटिंग के मेथड की बात करेंगे
तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये हम लोग जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल बेसिकली इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है, मैं बता दूंगा बाद में। तो वोटिंग मेथड क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हुआ था और इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ठीक है। और इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन पूछेंगे बनने में कितना टाइम लगा था, तो इट टुक 2 years 11 month एंड 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो टोटल 63,96,729। 2 साल 11 महीने 18 दिन लग रहे हैं, ठीक है, तो लोग जहाँ मीटिंग करेंगे कुछ खर्चा तो आएगा ही ना। तो टोटल खर्चा कितना आता है, 63,96,729 रुपीज, लगभग आप 64 लाख के आसपास बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब यहाँ से हमारे कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पॉज कर देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट में क्या कर देना है, ठीक है, ये सबके लिए है। समझो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगता है ए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपको लगता है ए। क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका आंसर भी बी लगता है। तो ऐसे आप देख लो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 तक ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है। तो मैं पहले एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ठीक। नहीं, इसमें लेजर ही रहने देता हूँ। ये फादर ऑफ इंडियन पॉलिटी किसको, सो इंडियन पॉलिटी नहीं, फादर ऑफ पॉलिटी किसको बोलते हैं, एरिस्टोटल को, ठीक है। पॉलिटी वर्ड ये आया है ग्रीक वर्ड पॉलिटिका से, ठीक है। दूसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स, क्लियर है। द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हमारा स्वराज बिल आया था। सबसे पहले क्या था, स्वराज बिल आया था 1895 में, बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, उसने बात की कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात किसने की थी सबसे पहले, एम एन रॉय ने 1934 में, ठीक है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन आया उसके बाद। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। किस समय आया था, उस समय वायसराय थे इंडिया के लॉर्ड वेवेल, ठीक है। स्पाई याद रखना है, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ठीक है। और इलेक्शन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, नवंबर 1946, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर को। फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या वो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट थे, नहीं, वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई हमारी 11 दिसंबर 1946। उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन कौन लेके आया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लेके आए थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे उस समय, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे सर बी एन राव, क्लियर है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे उस समय, सर बी एन राव। उसके बाद अगर हम लोग टोटल मेंबर्स की बात कर लेंगे, टोटल 389 मेंबर्स थे। 389 मेंबर्स को हम लोग 296 और 93 में डिवाइड करते हैं, तो आपको ये खाली 93 वाला याद रखो, 296 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो आप लोग खाली इतना याद रखो कि 389 मेंबर्स से 93 जो थे प्रिंसली स्टेट से थे, माइनस करोगे ये वाला नंबर निकल जाएगा। और दूसरा चीज याद रखना है, 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 जो थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंस वाले कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, सीट कैसे बांटी गई थी, हर 10 लाख लोगों पे एक सीट। अगर कहीं 30 लाख लोग होते तो 3 सीट मिल जाएगी, कहीं 50 लाख लोग होते तो 50 सीट मिल जाए, 5 सीट मिल जाएगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग, सीट डिस्ट्रीब्यूट 3 लोगों के बीच में, 3 ग्रुप्स के बीच में डिवाइड किया गया था। एक थे हमारे मुस्लिम, एक थे सिख, एक थे जनरल, क्लियर है। और उस समय वोटिंग का मेथड क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन होता, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। एंड इट टुक 2 years 11 month एंड 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल खर्चा कितना था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 63,96,729 रुपीज, ठीक है। अब हमारा हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटी, ठीक है। देख लेना, आंसर बता देना ऐसे कमेंट में। जो भी वीडियो, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो इसका मतलब थोड़ी आपके अंदर सीरियसनेस है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो स्टार्टिंग में ही भाग गए होंगे, ठीक है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि लास्ट तक वीडियो आपने देखा है, ठीक है। दूसरा है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब फॉर्म हुआ था। तीसरा है, वो हाउ हाउ आर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनका इलेक्शन कैसे हुआ था, ऑप्शंस देख लेना। चौथा है, हु वाज द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, टेम्पररी प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, कौन थे। पांचवा है, अंडर विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से प्लान के तहत फॉर्म हुआ था, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन।
छठा क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। ठीक है। सेवेंथ, विच लीडर फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। उसके बाद विच रिपोर्ट इन्फ्लुएंस द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स वेर इनिशियली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने मेंबर्स थे। उसके बाद द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच गाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मूव्ड बाय, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आया था। ये हमारे 10 क्वेश्चन है। ठीक है। मैं बाकी भी ट्राई करूंगा ऐसे आपको पार्ट वाइज। ठीक है। पार्ट वाइज ऐसे मतलब हार्डली जितने भी होंगे, फंडामेंटल राइट हो गए, फंडामेंटल ड्यूटी हो गए, फिर डीपीएसपी, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन, हर एक चीज़ जैसे पार्ट वाइज फॉर्म में आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, चलिए।